आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। ओके, ये क्लास 9th का चैप्टर है ग्रेविटेशन। इसका ये पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। ओके, तो इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसके कारण जो है बॉडी आपकी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे, और जो कि न्यूटन ने दिया था। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ कंपैरिजंस देखेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। तो देखिए, फर्स्ट स्लाइड है आपकी। इसमें मैं कुछ आपका कॉन्सेप्ट जनरेट करता हूँ। देखिए क्या है, कोई भी बॉडी होती है, यानी कि मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, कोई भी बॉडी आपकी है, तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसका मतलब क्या है, उस पर कोई फोर्स लगती है। तो इस बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ आती है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या फिर उसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेविटी। हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी के कारण जो है कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, अगर हम जो है अभी अर्थ से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ फेंकें तो कुछ देर बाद लौट के अर्थ की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो कि अर्थ की तरफ लगता है, जो उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स विच इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन। अब देखिए, मोशन मैंने आपको चैप्टर जो आपका मोशन मैंने पढ़ाया, उसमें कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि कोई भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए, यानी स्टेशनरी पोजीशन से मूविंग पोजीशन लाने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है। और फोर्स की वैल्यू F इक्वल्स टू, मैंने उस समय आपको क्या पढ़ाई थी, F इक्वल्स टू ma। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, तो फोर्स जो भी लगाना पड़ता है जिसके कारण बॉडी में मोशन होता है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये एप्पल है, ये ट्री में से जब गिरता है तो नीचे की तरफ आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके कारण ये बॉडी आपकी नीचे की तरफ आती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए इसमें ये देखिए सब मेंशन कर रखा है मैंने कि कोई भी स्टोन है, अगर उसको किसी हाइट से वो गिर रहा है अर्थ की तरफ, तो क्यों गिर रहा है, उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, जो कि उसको नीचे की तरफ ढकेलती है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अर्थ, कोई भी जो अर्थ होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, सेंटर की तरफ। मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। ओके, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, अर्थ का ये सेंटर है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो फोर्स विद विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी अपनी तरफ जो अर्थ खींचती है, उसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो मोशन, किसी भी बॉडी में मोशन कराने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए। अर्थ वो फोर्स प्रोवाइड करती है इन द सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कि अर्थ की ग्रेविटी भी बोला जाता है। जैसे प्लैनेट्स हैं, तो ढेर सारे प्लैनेट्स हैं, सबकी अपनी कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होती हैं। तो जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है, जो फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपकी अर्थ है, ओके, यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई प्लेन है, वो जा रहा था। ठीक है, तो अर्थ इस प्लेन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही अर्थ के चारों तरफ जो भी एटमॉस्फेयर होता है, यानी अर्थ के चारों तरफ जो भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ पे क्या, एयर, यानी कि यहाँ पे गैसेज होंगी कुछ। ओके, यहाँ पे कुछ गैसेज होंगी, या फिर कह सकते हैं क्लाउड्स, जो क्लाउड्स होते हैं, ओके, वो भी आपके अट्रैक्ट होते हैं अर्थ की तरफ। इसी वजह से जो अर्थ पे है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। कैसे, ये समझते हैं। देखिए, अर्थ की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स हैं। इन गैस के पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो अर्थ से क्या होते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, तभी ये उड़ के एटमॉस्फेयर में नहीं चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़। बाकी प्लैनेट्स में कहीं कहीं ग्रेविटी बहुत कम होने की वजह से, या एकदम बहुत ही कम होने, जैसे मून पे 1/6 है, ठीक है, तो ग्रेविटी कम होने की वजह से वहाँ जो गैसेस हैं वो सस्टेन नहीं कर पाती, वो मतलब आपकी
समझ लीजिए वहाँ से हट जाती हैं, स्केप हो जाती हैं। लेकिन अर्थ के जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटी की वजह से, आपकी ये जो गैसेज हैं वो अर्थ से बाइंड रहती हैं, मतलब ये एस्केप नहीं कर पाती हैं, वहाँ से उड़ नहीं पाती हैं। ऐसे ही ये सेम चीज़ आपका क्लाउड के साथ होता है, ठीक है। तो इस वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है, जिसको कि क्या बोलते हैं, अर्थ की ग्रेविटी बोलते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, एटमॉस्फेयर के लिए। उसको क्या करता है, होल्ड करता है, यानी कि गैसेस को उड़ने नहीं देता है। तो और रेन, जैसे बारिश हुई तो बारिश की बूंदें क्या होती हैं, नीचे की तरफ गिरती हैं। वो क्यों गिरती हैं, क्योंकि जो अर्थ होती है इस बारिश की बूंद पे क्या लगाती है, ग्रेविटी लगाती है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ गिरती हैं। आपकी जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती हैं ऊपर से ढलान की तरफ, आपकी नीचे की तरफ रिवर्स फ्लो करती हैं, किसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट यानी हर ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में जो हर ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला आता है, अभी न्यूटन्स जो मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूला जब बताऊंगा तो उसमें दिखाऊं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो आपके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज़्यादा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, दो बॉडी रखी है, ठीक है, ये 1 kg की है और ये भी क्या है, 1 kg की है। अब यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ पे रखी हुई है, तो हम कहते हैं ये आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, जबकि ये अर्थ से अट्रैक्ट होती हैं। देखिए अर्थ का मास जो है वो आपका बहुत होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है, ठीक है। और जो आपका मान लीजिए जो मास है इसका 1 kg है, ठीक है, इसका 1 kg है और आपका यहाँ पे 1 kg इसका है। लेकिन ये अर्थ का क्या है, 6 × 10⁻24। अब ये आपस में इसलिए अट्रैक्ट नहीं होती हैं क्योंकि इनके मासेस क्या हैं, अर्थ के मास के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg है और यहाँ ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 1 kg है। तो ये आपस में अट्रैक्ट इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इनको अर्थ अट्रैक्ट ज़्यादा फोर्स से करती है। क्या फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, m1 m2, यानी कि मास। यहाँ पे अर्थ का मास ले लीजिए, यहाँ पे 1 kg ले लीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फोर्स की वैल्यू आप दोनों मास यानी दो मास, जो ये दो मास हैं 1 kg के, तो 1 × 1 आएगा। और अगर इसको हम अर्थ के साथ देखें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 6 × 10⁻24 आएगा और ×1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि न्यूटन के द्वारा कहा गया था कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स के द्वारा, और जिस फोर्स के द्वारा ये बॉडीज अट्रैक्ट होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, जो कि मैं प्रीवियस में भी आपको बता चुका हूँ। अगर मासेज स्मॉल हैं तो फोर्स जो होगा अट्रैक्शन का, देखिए जो आपका ये फोर्स होता है यानी कि यूनिवर्सल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। तो अगर बॉडी की जो मतलब मासेस हैं वो स्मॉल हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मास बहुत ज़्यादा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा और वो चीज़ आपको विजिबल भी होगी। जैसे अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका जाता है तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्यों, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करती है उसको। तो अर्थ का मास क्या है, 6 × 10⁻24 kg। इस वजह से ये इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ये समझते हैं कि देखिए अगर कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, बिग है, मैंने यही चीज़ आपको बताया, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या ग्रेविटी होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। आपने कभी ऐसा देखा कि मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम फेंके और ये नीचे आ रहा था, सडनली ये इसको रिपल करने लगा, ये ऊपर की तरफ जाने लगा, ये बॉडी अपने आप ऊपर की तरफ जाने लगी। आपने ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा। आप एक फोर्स से इसको जब इस बॉडी को फेंकते हैं तब भले ये ऊपर चली जाए, लेकिन ऐसे नॉर्मली अर्थ जो है रिपल्शन थोड़ी ना देती है कि कोई बॉडी अपने आप ऊपर चली जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, उस पर क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का ही फोर्स लगाएगा, कभी भी रिपल्शन का नहीं लगाता है,
ठीक है। हम समझते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। अब हम ये समझते हैं यहाँ पे दो बॉडी हैं, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है। ये दो बॉडी हैं जिनका मास, एक का मास a बॉडी का m1 है और b बॉडी का m2 है। ये r डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, ठीक है। ये जो r डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर है, यानी कि मान लीजिए इसका डायमीटर कुछ होगा, ठीक है, इसका होगा, मान लीजिए इसका 1 सेंटीमीटर है और इसका 4 सेंटीमीटर है। तो हम जो है क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे, यानी इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर के जो डिस्टेंस होगा वो r होगा। ओके, तो मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं आपकी m1 m2। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों को ये बताया गया कि जो फोर्स लगता है इन दो बॉडीज़ के बीच में, जो भी आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वो आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके, यानी कि m1, ठीक है, यानी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फोर्स जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², यानी कि जो डिस्टेंस है इनके बीच में। अब ये प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम समझते हैं। देखिए ये प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज़ जितनी ज़्यादा होंगी, फोर्स उतना दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन का कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर कोई जो है वैल्यू इस तरफ राइट साइड बढ़ेगी तो आपकी लेफ्ट साइड की भी वैल्यू बढ़ेगी। और जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर मान लीजिए आर की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, अब इस नेक्स्ट स्लाइड से हम इसको समझते हैं बाकी। देखिए ये न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था, इस चीज़ को हम समझते हैं, न्यूटन्स के द्वारा इसको दिया गया था, इसी कारण इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा क्या गया कि एवरी बॉडी, जो हर ऑब्जेक्ट होता है यूनिवर्स में, वो आपस में अट्रैक्ट करता है किससे, फोर्स से, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, निर्भर करता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 m2। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल होता है वो मैंने बात इसकी की 1/r² की, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने पहले स्लाइड में समझा दी। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो सेंटर ऑफ टू बॉडीज़ होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बी बॉडी जो ए पे लगाएगी वो इस की तरफ लगाएगी, यानी मान लीजिए ये फोर्स है, ठीक है, ये किसके द्वारा लग रहा है, ये बी बॉडी की लगा रही है ए पे इस फोर्स, ठीक है। ये मान लीजिए F1 ले लीजिए इसको, यानी कि बी बॉडी लगा रही है, और जो ए लगा रही है वो क्या किस तरफ लगा रही है, ए ऑब्जेक्ट बी बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F2 लगा रही है, ठीक है। तो देखिए ये जो दो बॉडीज़ हैं जिनको हमने कहा, इनका सेंटर टू सेंटर जो होता है, ये आप मिलाया आपने। अब जो ये बी बॉडी है वो ए पे इसकी तरफ फोर्स लगाएगी, यानी फोर्स अलोंग सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेंटर मिला दीजिए, उसी के अलोंग आपका क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके फॉर्मूले को हम देखते हैं, जो मैंने सेम पहली स्लाइड में बनाई है उसी को यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो फोर्स जो दो बॉडी के बीच में होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दो ऑब्जेक्ट्स की जो मासेस m1 m2 है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितने होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो m1 m2/r², यानी कि हम दोनों को कंबाइन कर दिए तो क्या हो जाएगा, m1 m2/r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फोर्स से r² क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से आ गया। ये जब प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हम यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं जी को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग अभी आगे निकालेंगे। तो ये जो फोर्स आया आपका यहाँ से, ये देखिए ये जो फोर्स F = G m1 m2/r², इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ का, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो F आया है ये क्या आया है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई बॉडी अगर दो जगह मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई हैं तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, F = G × m1 m2/r²। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आएगा।
ये जो g की वैल्यू होती है इसको यूनिवर्सल बोलना ही मतलब क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम होता है। g को कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ से आप देखिए, तो जो g की वैल्यू होती है यूनिवर्सल मतलब ये हर जगह अप्लाई होगा। हर जगह मतलब किसी भी मीडियम में अप्लाई होगा। किसी भी मीडियम मतलब जैसे आपने अर्थ के पास रखा है, यहाँ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर है। इसको आप जो है वैक्यूम में लेकर चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी वहाँ पर भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, सन जो है अट्रैक्ट करता है अर्थ को या बाकी प्लैनेट्स को जो कि उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। वो किसकी वजह से करती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से करती हैं, ठीक है। लेकिन क्या सन और अर्थ के बीच में कोई एटमॉस्फेयर है, नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि जी को यूनिवर्सल हम बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। तो जी की वैल्यू यूनिवर्सल होने के कारण मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि अर्थ पे रखी हुई हैं दो बॉडी, या सन और अर्थ के बीच में लग रहा है, या अर्थ और मून के बीच में लग रहा है, वहाँ मीडियम का कोई मतलब नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। और ये मासेस पे भी निर्भर नहीं करती हैं और द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जी की वैल्यू फिक्स है। ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो ये हर जगह है, किसी भी मीडियम में है और कहीं पर भी जी की वैल्यू यही रहेगी। इसी वजह से ये ना मास पे डिपेंड करती है, ना आपकी ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और ना ये आपकी मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने पहले भी बताया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी बॉडीज़ पे अप्लाई होती हैं जिसके पास मास हो, सारी बॉडीज जिसके पास मास हो। वह अगर बॉडी चाहे बड़ी है या फिर छोटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि टेरेस्ट्रियल मतलब आपकी अर्थ पे कोई बॉडी है या फिर कोई आउटर स्पेस में है, जैसे कि मैंने अभी बताया अर्थ और सन के बीच में जो लगता है, यानी स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, जो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स जो है आपका राउंड करती हैं, रिवॉल्व करती हैं, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन्हीं भी बॉडीज पे लग सकता है इसके पास मास हो। इस स्लाइड में देखिए हम क्या समझेंगे, इसमें हम समझेंगे कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती कैसे है, निकालते हैं। देखिए फोर्स, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई, F = G m1m2/r²। ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला ये आया। अब इस r² को आप कहाँ ले जाइए, इस साइड ले जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F × r²। इसको हम देखते हैं, इस चीज़ को इधर ले जाते हैं, ओके। देखिए इस चीज़ को यहाँ लाते हैं, देखिए r² इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, F × r², F × r² = G m1m2, ठीक है, G m1m2। अब ये m1m2 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, G = F × r² m1m2, ठीक है। अब जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, पहले उसको समझते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। r², जो रेडियस है, सॉरी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है जो r, वो क्या होता है, मीटर में होता है। तो जो डिस्टेंस है स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 की यूनिट क्या होती है, यानी कि मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। और फिर m2 उसकी यूनिट क्या होती है, केजी होती है। तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सिंपल, ओके। और इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो ये केजी स्क्वायर है इसको kg-2, ठीक है। तो ये आपकी दो यूनिट्स यहाँ पे हो गई। तो SI यूनिट जो होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वैल्यू ऑफ आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होती है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि इसके लिए मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे ले चलता हूँ। देखिए फोर्स जो होता है आपका वो क्या होता है, वो फोर्स क्या होता है, G m1m2/r², ठीक है। अगर मान लीजिए जो मास है इसकी m1 और m2 की वैल्यू मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, 1 kg ले लेते हैं। m1 m2 की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 kg ले लेते हैं। और r जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो 1 मीटर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G × 1 × 1/1, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, G के इक्वल आ जाएगा,
ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास क्या है m1 m2 और उनकी वैल्यू क्या है, अगर उसको 1 kg है और वो 1 मीटर डिस्टेंस के अपार्ट रखे हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास ये है और इसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो क्या होगा ये चीज़, ठीक है, तो क्या होगा, जो फोर्स होगा वो g के बराबर होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जिनका मास 1 kg है, 1 kg ईच, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर है, तो g की वैल्यू आपकी f के बराबर हो जाएगी। अब इस चीज़ को हम डेफिनेशन से यहाँ से समझते हैं। ओके, देखिए अगर m1 m2 है तो f इक्वल टू जी आ गया, तो वैल्यू ऑफ जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये निकाली गई है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ कैसे, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये भी मैं बता चुका हूँ कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मासेज ऑफ टू बॉडीज लगती है, यानी कि अगर मान लीजिए दो बॉडीज हैं, इनकी सेंटर ये है, तो जो फोर्स लगेगी वो आपकी इसी तरफ लगेगी, यानी लाइन, जो लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस ये है, और फोर्स किस तरफ लग रही है, इसी लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस से लग रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि आपका अगर मान लीजिए ये 1 kg 1 मीटर है, तो फोर्स ये क्या आ गया आपका, इतना न्यूटन आ गया, जो कि बहुत स्मॉल है। ठीक है, अब ये 10 टू पावर -11 यानी कि F इक्वल्स टू जो आता है, समझ लीजिए वो आता है 6.67 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 11, ये होता है इसका मतलब, यानी कि 6.67 का 10 टू पावर 11th पार्ट, जो कि बहुत कम है। यानी अगर मास जो है आपका बहुत कम है, यहाँ पे देखिए मास आपका जितना कम होगा उतनी आपकी फोर्स की वैल्यू कम होगी। यही चीज़ को मैंने आपको समझाया था उस पॉइंट पे कि जो बॉडीज़ होती हैं अगर रखी हैं अर्थ पे रखी हैं, तो ये आपस में अट्रैक्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। एज कंपैरिजन अर्थ की जो मास है बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अर्थ जो अट्रैक्ट करती है उसका देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मान लीजिए कोई 1 kg का मास रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए अर्थ है, इस पे 1 kg का मास रखा हुआ है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, g, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ मैंने आपको क्या बताया 6 इंटू 10 टू पावर 24 मल्टीप्लाइड बाई ये इसका मास मान लीजिए 1 kg है, ठीक है, इस बॉडी का मास 1 kg है, डिवाइडेड बाई जो अर्थ से सेंटर लेंगे तो अर्थ की रेडियस क्या होती है आपकी 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, और यहाँ से हम निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाती है 9.8 न्यूटन। अब ये देखिए अर्थ और 1 kg के मास के बीच में 9.8 न्यूटन आया है, यानी ये फोर्स है, इसका मायने कुछ है, ये नेग्लेजिबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नेग्लेजिबल है। देखिए जो स्मॉल बॉडीज़ हैं उनके बीच में ये देखिए ये कितना नेग्लेजिबल है, 10 टू पावर -11 है, और जब अर्थ के ऊपर रखा गया, अर्थ और बॉडी के बीच में देखा गया तो 9.8 न्यूटन आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो स्मॉल बॉडीज़ इसीलिए अट्रैक्ट नहीं होती हैं। अब F इक्वल्स टू ये जो G आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी G की वैल्यू है वो है इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जिसका मास 1 kg है और वो आपस में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। फिर से सुन लीजिए, जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका मतलब ये हुआ, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये क्या होता है, ये फोर्स है किसके बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो कि जिसका मास 1 kg है और वो 1 मीटर अपार्ट रखी हुई हैं। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी इस टाइप के सिस्टम में, उसी का मान क्या होगा, जी। ओके, यहाँ से इस फिगर से हम देख सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, नंबर दैट गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 होती है, यानी नंबर ऑफ दैट गिव्स स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ बताती है। अब मान लीजिए यहाँ पे जी है, मास अगर मान लीजिए 1 kg था और इसी की जगह 10 kg हो जाए, तो 10 kg हो जाए तो उसी से जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए फोर्स इक्वल्स टू मान लीजिए जी है मल्टीप्लाइड बाई, मान लीजिए कोई भी बॉडी है जिसका एक का मास 10 kg है और एक का मास 1 kg है, डिवाइडेड बाई उन 1 मीटर डिस्टेंस पर रखी हैं, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 इंटू जी हो जाएगा, यानी जी क्या दे रही है, एक स्ट्रेंथ दे रही है। अब फोर्स क्या है, जी का 10 टाइम्स है। ठीक है, इसमें हम यही देखते हैं कि मैंने जो अभी आप बताया कि स्मॉल बॉडीज़ हैं, मान लीजिए दो बॉल्स हैं जो कि अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन वो आपस में कोई मोशन शो नहीं करती, यानी ये बॉडी इस तरफ चलने नहीं लगती। क्यों, क्योंकि इनका स्मॉल मासेस है, और जो आपका अर्थ से लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट का अर्थ से अट्रैक्शन लग रहा है वो 9.8 न्यूटन है।
अगर मान लीजिए 1 kg का मास है और आपस में जो लग रहा है वो 6.67 इंटू 10⁻11 है इन दोनों के बीच में, तो ये बहुत नेग्लेजिबल है, इसीलिए ये बॉडी आपस में अट्रैक्ट ना करके ये अर्थ से अट्रैक्ट रहती हैं, इसीलिए मूव नहीं करती। इस स्लाइड को मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट से अर्थ से अट्रैक्ट वन एच कॉन्स्टेंटली, और वो मोशन इसलिए नहीं करती क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो 6.67 इंटू 10⁻11 है, जो कि बहुत कम है। ओके, अब यहाँ से हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड सोलर सिस्टम टुगेदर। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है इस बॉडी को, ठीक है, या अर्थ है, ये आपका मून को अट्रैक्ट करती है। क्यों? देखिए, जो सर्कुलर मोशन में करने के लिए अंदर की तरफ एक फोर्स लग चाहिए होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कैसे है? वो मिलता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलता है, यानी ये एक अर्थ है मान लीजिए, और इसके चारों तरफ ये जो मून आपका इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है F, जिसकी वजह से ये आपका इसी अर्थ के चारों तरफ मूव करती रहती है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या प्रोवाइड कराता है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है? आपका जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, यानी अर्थ है, ये मून है, और ये इसी के चारों तरफ अर्थ के घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे।